ओबामा पहुंचे दिल्ली, मोदी से मिलाया दिल भी, मिशेल भी हैं साथ में, कल होंगे मेहमान खसूसी। कश्मीर के सैलाब पर दिल्ली ने दिखाई दिलावरी, पैकेज पर हुई मेहरबानी, सारा नहीं तो भी मिल सकता है आधा। अब की बार सरकार पर मुफ्ती भी बोले, मोदी सरकार से है बातचीत जारी, द्राबू ने गवर्नर से मुलाकात करके मांगी तारीख। आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज। अभी तक का उर्दू बुलेटिन लेकर उर्दू बुलेटिन में सबसे पहले दिल्ली और अमेरिकी सदर बाराक ओबामा भारत के 3 रोजा दौरे के पहले पड़ाव में आज सुबह दिल्ली पहुंच ही गए। नई दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर ओबामा का इस्तकबाल वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने किया। ओबामा अपनी बेगम मिशेल ओबामा के साथ यौम जमहूरिया की तकरीब पर नई दिल्ली के मेहमान खसूसी है और नई दिल्ली से लेकर दुनिया तक ओबामा का दौरे भारत काफी अहम माना जाता है। दिल मिलाया मोदी से, गले मिले नरेंद्र मोदी से और ओबामा अपनी मिशेल का तारुफ भी कराया, दोनों ने हाथ भी मिलाया और उसके बाद नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन पर उनका खसूसी इस्तकबाल भी होगा। और दौरे ओबामा काफी अहम भी माना जाता है। 3 दिन का पहला दौरा था, लेकिन आगरा के लिए उनका दौरा कैंसिल हो चुका है और वो सीधा यहां से सऊदी अरबिया भी जाएंगे। नई दिल्ली के हवाई अड्डे के ये मनाजिर और यहां पर मिशेल ओबामा और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी और ओबामा तीनों की मुलाकात काफी अहम मानी जाती है। हिंदुस्तान और उसके साथ साथ अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनके हवाले से काफी अहम है ये दौरे ओबामा और ओबामा के लिए हवाले से नई दिल्ली का आज का दौरा काफी अहमियत का हामिल है। और अगली खबर में मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में सैलाब ज़दगान की बाज़ आबादकारी के लिए रियासती सरकार की जानिब से 2,926 करोड़ रुपए की माली पैकेज की वागज़ोरी पर असूली तौर पर इत्फाक करते हुए ये रकम आने वाले दिनों में वागज़ार करने पर रजामंदी जाहिर की है। जबकि जम्मू कश्मीर के तबाहशुदा ढांचे की तामीर के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से भेजे गए 41,000 करोड़ रुपए के पैकेज के हवाले से गवर्नर इंतजामिया ने यह भी कहा है कि गवर्नर इंतजामिया से यह भी कहा गया है कि वो मुख्तलिफ शोबों को पहुंचे नुकसान से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट मुतलका वजारतों को पेश करें। सितंबर में जम्मू कश्मीर में एक सैलाब आया था, तूफान बरपा हुआ था और तब पूरे ढांचे बिखर गए थे, एक तबाही हुई थी और उन ढांचों को संवारने के लिए 41,000 करोड़ रुपए का जम्मू कश्मीर सरकार ने नई दिल्ली को मदद का पैकेज मांगा था, लेकिन सितंबर से फिलहाल तक वो पैकेज रिलीज नहीं हो सका है। और अब जब जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल है और जम्मू कश्मीर के गवर्नर NN वोहरा ने ज़ाती मुदाखलत करते हुए जम्मू कश्मीर के इस खसूसी पैकेज की मांग की है और कहा जाता है कि अब फिलहाल सारा नहीं, लेकिन गवर्नर की मुदाखलत के बाद आधा पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो सकता है। तारीख मुकम्मल नहीं है, लेकिन किस तारीख होगा इसके हवाले से अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर के लिए पैकेज रवाना किया जा सकता है। चलिए अगली खबर में हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के और जम्मू कश्मीर की सरकार की। जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी के हवाले से भाजपा और PDP बातचीत में लगे हुए हैं और PDP सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कल जम्मू में कई बातों का खुलासा भी किया। मुफ्ती ने जहां सरकार के लिए जारी बातचीत का जिक्र करते हुए भाजपा के साथ इत्तेहाद का इशारा भी दिया, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर बात न बनी तो अवामी मैंडेट का सौदा नहीं होगा। क्या रहा जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद की तकरीर का खुलासा, हम दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में।
जम्मू कश्मीर में अगली सरकार पीडीपी और बीजेपी की ही होगी। ये फैसला अगरचे अवामी हलकों में अभी बाज़ाब्ता तौर नहीं पहुंचा है, लेकिन अंदाजे और अटकलियां इसकी हैं। और जम्मू में पीडीपी सरपरस्त ने अगरचे आज बराह रास्त कुछ भी नहीं कहा, ताहम कहते कहते वो क्या ही गए। इसलिए मुफ्ती मोहम्मद सईद को किसी हुकूमत की, किसी चीफ मिनिस्टर की जरूरत नहीं है। मैं अगर समझूंगा हाथ मिलाने से, कंधे कंधा से कंधा मिलाने के से यहां जम्मू कश्मीर का भला होगा, मुल्क का भला होगा, मैं करूंगा एक काम। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी बातचीत ट्रैक 2 पे चलती है और उसके बाद अगर वो कामयाब हो गई, उसमें हम कहीं एग्रीमेंट पे आ गए बहुत सारी बातों पे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के, उसके बाद स्ट्रक्चर डायलॉग होगा। तो फिर हम कोशिश करेंगे इस जम्मू कश्मीर को जो एक दलदल में फंसा हुआ है, मेरी यही ख्वाहिश है जब तक भी अपना वक्त है, और हमारे साथी बेहतरीन साथी, मैं किसी साथी का, हर एक साथी ठीक, वी हैव द नेसेसरी मटीरियल, नेसेसरी कैपेसिटी, नेसेसरी पोटेंशियल हमारे साथियों में, वो बदल सकते हैं। मैं कौन था जब मैं चीफ मिनिस्टर बना यहां, तो मुझे लोगों ने कह दिया मसीह ये तो सब नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अफसर सारे लोग 30 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी। लेकिन मैंने देखा, मैंने समझा, जब उनको मैंने ओनरशिप दे दी, मैंने कहा कि जी में ये काम है, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। मैं कहता हूं आवर एडमिनिस्ट्रेशन, अगर उनको मोटिवेट किया जाए, अगर उनकी इज्जत की जाए, अगर उनको इन्वॉल्व किया जाए, आप इधर ट्विटर की तरफ देखेंगे, उनसे बात भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अगर उनसे आंखें नहीं मिलाएंगे क्या करेंगे? हम उनको मोटिवेट करके, वो सब खराब है वो बात नहीं है। आपको कोई तरीका, जहां से करप्शन का सवाल, मैं समझता हूं, मैं अपने साथियों से भी शेयर करूंगा, ये करप्शन खत्म होगी जहां तक आम लोगों का ताल्लुक। आम लोगों को कोई पैसा नहीं देना पड़े, ये आपको देखना है। वो नहीं समझता है मुफ्ती ने या किसी मेरे मिनिस्टर ने कितना बनाने, क्या मुझे क्या मिला, मैंने कितना देना पड़ा। तो हम कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए प्रीरिक्विजिट है। पार्टी लीडरान और कारकुनों के सामने इशारों में बड़ी हद तक ये बात साफ करते हुए मुफ्ती मोहम्मद सईद ने आगे के लिए सियासत और मामलात भी रखे। ताहम माजी को भी मुफ्ती ने बहुत खंगाला और मुकम्मल हिंदुस्तान का खाका भी पेश खिंचा। जो रियली डाइवर्स इंडिया है, जो इंडिया की, हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी, जो कहते हैं जिस बाग में रंग बरंग के फूल होते हैं वो सुंदर नजर आता है, अब उसी बात का हिस्सा है। ये जमहूरियत नहीं मरेगी, ये सेकुलरिज्म नहीं मरेगा, मैं आपको कहना चाहता हूं। ये तरीका बदलना पड़ेगा, उनको इंक्लूसिव बनना पड़ेगा, सबको साथ चलाना पड़ेगा। रियासत के माजी, हाल और इंतखाबात को भी मुफ्ती ने बहुत खंगाला और मुफ्ती ने दिल्ली से कश्मीर की सियासत और हालात का तज्जा करते हुए ये जताने की कोशिश की कि उनके दौरे इक़्तिदार में बहुत कुछ बदला था, लेकिन फिर वही पुराना राग दोहराने से अवाम में एतमाद की कमी आई हुई है। आज क्यों हमारे बच्चों से, चाहे जम्मू के हैं, कश्मीर के हैं, नेशनल एवरेज से ज्यादा काबिल लोग हैं, ज्यादा सही लोग, हम वो दाग मिटाना चाहते हैं, हम दाग मिटाना चाहते, वो नहीं रहना चाहिए। पिछले इंतखाबात पर भी मुफ्ती ने बहुत कुछ बोला और आने वाली सरकार पर तो बोलना ही था, और मुफ्ती ने जब बोला तो बहुत कुछ बोल गए और पिछली सरकार पर भी बोल गए, और यही बोले कि तब मामलात अलग थे, अब मामलात अलग होंगे। जम्मू कश्मीर में आने वाली सरकार किसकी होगी, इस पर अंदाजे हैं, अटकलियां हैं, लेकिन जिस तरह बड़ी मुद्दत बाद आज मुफ्ती से बाहर आए बात की, उस बात को देख के लगता है कि कुछ तो है जिस पर पर्दादारी की जा रही है। सनम एजाज, जेके चैनल, दिल्ली।
कुछ तो है जिस पर पर्दादारी हो रही है, लेकिन अब पर्दा उठ रहा है और पर्दे की खबर उठने की खबर और भी आई है। राज्यसभा इंतखाबात के लिए पीडीपी और भाजपा के दरमियान इत्तेहाद हो ही चुका है और इस हवाले से पीडीपी लीडर डॉक्टर हसीब राबू ने रियासती गवर्नर के साथ मुलाकात करके उन्हें अब तक की पेशरफ्त से मुतल्लिक जानकारी भी फराहम की। राजभवन के एक तर्जमान के मुताबिक 45 मिनट तक जारी मुलाकात के दौरान डॉक्टर द्राबू ने गवर्नर को भाजपा के साथ हुए समझौते के हवाले से भी आगाह किया। उधर बीजेपी सीनियर लीडर और मरकजी वजीर मामले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सरकार के खदखाल तय करने के लिए भाजपा ने कुछ लीडरान को इख्तियार दिए हैं और वो इस सिलसिले में अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जमहूरी तर्ज अमल पर यकीन रखती है और वक्त के दायरे के बजाय मुनासिब वक्त पर पार्टी अपना फैसला अवाम के सामने रखेगी। भारतीय जनता पार्टी तो इस प्रक्रिया को लेकर के, जैसे मैंने कहा कि हमारे कुछ अधिकृत नेता इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अब वो स्वाभाविक रूप से कब एक स्वरूप इख्तियार करती है उसकी भविष्यवाणी करना थोड़ा सा कठिन है, परंतु एक प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक ढंग से एक प्रक्रिया आगे चले, इसमें सबका हित है और यही हमारी प्रतिबद्धता है। अब समय की सीमा में बांधने से कुछ चीजें उलझ जाएं, उसमें हम पढ़ना नहीं चाहते, परंतु भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा, कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से कभी पीछे नहीं हटने वाली। डॉक्टर साहब, आप कोर ग्रुप के मेंबर हैं, क्या मुख्यमंत्री जम्मू का होगा? देखिए, कोर ग्रुप का मेंबर आपने पहले ही कह दिया, तो कोर ग्रुप के मेंबर का सबसे पहला ये पार्ट होता है कि वो कोर ग्रुप को कोर की बातें रखे, वो प्रेस में न रखे। तो मेरे ख्याल से ये प्रश्न का उत्तर वही हो गया। कोर ग्रुप के सदस्य होने का अर्थ ही है कि कोर की बात कोर में रहे, अंदर की बात अंदर में ही रखे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, क्योंकि मीडिया को नहीं बताया जा सकता है जम्मू में उनका बयान। लेकिन इस हवाले से अगर देखा जाए तो दूसरे मामला भी सामने आए। उधर सितंबर में आए सैलाब की तबाही में जहां जिला उधमपुर के 2 गांव सरनल और पंजर को नुकसान पहुंचा था, वहीं अब मरकजी सरकार ने इन दोनों गांवों के लोगों के लिए एक स्मार्ट विलेज बनाने का फैसला किया है और इसी सिलसिले में मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज करते हुए मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि दोनों गांवों के 180 कुंभों को स्मार्ट विलेज में बसाया जाएगा, जहां उन्हें जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट विलेज 1.5 साल के अंदर अंदर मुकम्मल किया जाएगा। स्मार्ट सिटी और अब स्मार्ट विलेज का कंसेप्ट भाजपा और नरेंद्र मोदी का कंसेप्ट है। ये विचार आया कि हम इसको गोद लेकर के इसको पुनः निर्माणित करें और फिर जब धीरे धीरे हम अन्य साधनों का प्रावधान जुटाने में लगे, तो जब हमें लगा कि साधन हमारे पास पर्याप्त उपलब्ध हो गए हैं, तो एक नई प्रेरणा जागी कि क्यों ना इसको पुनः निर्माणित करते करते साथ ही साथ इसे एक स्मार्ट विलेज का स्वरूप दें। उससे एक नया ऐतिहासिक अध्याय आरंभ होगा। प्रदेश जम्मू कश्मीर का ये पहला स्मार्ट विलेज होगा और बाढ़ की तबाहशुदा जमीन पर एक पुनः गांव निर्माणित होने जा रहा है, जो एक मात्र साधारण गांव नहीं, सामान्य गांव नहीं, प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला स्मार्ट विलेज। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें स्मार्ट सिटीज और स्मार्ट विलेजेस का एक कॉन्सेप्ट दिया है, उससे प्रेरित होकर के उसी योजना के अंतर्गत इसका विकास होने जा रहा है। लगभग कितनी कॉस्ट का ये प्रोजेक्ट बनेगा और कब तक कंप्लीट हो जाएगा? इसको समयबद्ध तरीके से हमने 18 मास अर्थात 1.5 साल में पूरा करने की योजना बनाई है। उसका अर्थ ये हुआ कि लगभग 2016 जून तक ये संपन्न हो जाएगा। पीडीपी के सदारती इंतखाबात में अब की बार महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर सदर मुंतखब किया गया है और महबूबा मुफ्ती अब 5वीं बार लगातार पार्टी के सदर के ओहदे के लिए मुंतखब हुई है। अब की बार हुए सदारती इंतखाबात में एक बार फिर महबूबा मुफ्ती के मुकाबले पीडीपी का कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं था और महबूबा मुफ्ती का नाम मुजफ्फर सिंह बेग ने तजवीज़ किया, जबकि उनके नाम की तायीद पार्टी के सीनियर लीडर तारिक हमीद कर्रा ने की। महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पार्टी सदर मुंतखब होने पर पार्टी के कारकुनान और लीडरान का शुक्रिया भी अदा किया।
यौम जमहूरिया के पेश नज़र जहां पूरे मुल्क को हाई अलर्ट पर रखा गया है, वहीं जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम भी किए गए हैं। और इसी हवाले से 15वें कोर के सरबराह जनरल सबरता साहब ने कहा है कि जम्मू फौज ने हसास और इंतहाई हसास वाले इलाकों में गश्त बढ़ा दिया है और मुख्तलिफ जगहों पर नाके और तलाशी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ताकि हालात को काबू में रखा जा सके। उन्होंने कहा कि शुमाली कश्मीर के पीर पंचाल जंगलाती इलाकों में दरअंदाजी की कोशिशें की गई हैं, ताहम फौज ने हमेशा से दरअंदाजी को नाकाम बनाया है। देखिए, हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को एज एनहांस्ड सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं। तो इस साल भी सिक्योरिटी मेजर्स एनहांस्ड है और जैसा आप खुद ही हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि एक वेरी हाई लेवल विजिट इज टेकिंग प्लेस, सो नेचुरली ऑल प्रिकॉशंस आर बीइंग टेकन इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिफाइड पेट्रोलिंग, इन टर्म्स ऑफ सर्वेलेंस, इन टर्म्स ऑफ कीपिंग सम ऑफ द सेंसिटिव एरियाज स्पेसिफिकली अंडर added care, if you will. So all the protection measures are in place. See, Kashmir, all the schools in any case are closed till end of February. So as and when the schools have to reopen, we will take precautions at that. Well, to begin with, it is certainly an important announcement, and we'll have to wait and see how this sort of announcement. तब अमेरिका का सदर बिल क्लिंटन था और तब उनकी आमद पर छठी सिंहपोरा अनंतनाग में 35 सिखों का कत्ल भी किया गया था। ये 15 साल पहले की बात है और अमेरिकी सदर अब 15 साल बाद बराक हुसैन ओबामा भी दिल्ली पर हैं और दिल्ली में उनकी आमद के दौरान छठी सिंहपोरा के सिखों में खौफ की एक बार फिर लहर दौड़ी हुई है। ताहम यहाँ के सिखों ने सरकार से अपील किया कि 15 साल पहले सिखों के कत्ल आम की तहकीकात की जाए और उन नामालूम बंदूक बरदारों को मालूम किया जाए जिन्होंने 35 मासूम सिखों को कत्ल किया था। 35 सिखों का कत्लेआम हुआ था और 15 साल पहले हुए कत्लेआम के बाद भी आज तक उसका कोई सुराग नहीं निकाला जा सका है। देखेंगे कि उसके पीछे था कौन, किसके चेहरे थे। अमेरिका के सदर मिस्टर बिल क्लिंटन यहाँ हिंदुस्तान में आए थे तो 35 बेकसूर सिखों को नामालूम बंदूक बरदारों ने कत्ल कर डाला, लेकिन आज तक इसकी तहकीकात नहीं हुई है। अमेरिका के सदर ओबामा जी आ रहे हैं तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं इस सारे की फौरन तहकीकात की जाए। वो गनावनी रात थी, वो अंधेरी रात थी और उस रात को मासूमों का कत्लेआम हुआ था और कश्मीर वादी में वो रात आज भी याद की जाती है। इधर अगर श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी की बात करें तो श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में सहाफियों ने खामोश धरना भी दिया, जिस दौरान मुजाहिरीन ने फ्रांस के जरीदे चार्ली हेब्रो के तरफ से ताहीन में साकू के इशाअत के खिलाफ एहतजाज था। इस मौके पर वादी के मारूफ सहाफी इमदाद साकी ने बात करते हुए कहा कि मुसलमान किसी भी कीमत पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे और जिस तरीके से इस जरीदे की तरफ से बार बार गुस्ताखी की जा रही है वो काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत है। उस अजीम शख्सियत की जिसके लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं और ये मुझे लगता है कि ये एक ऐसा हरबा है जो मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए किया जाता है ताकि मुसलमानों को साबित किया जाए कि ये दहशतगर्द है, जबकि वो खुद दहशतगर्द हैं और उनकी अपनी फैक्ट्रियां हैं जो अपने लोगों को मुसलमानों के नाम पे दहशतगर्द बनाकर पेश करते हैं दुनिया में। मुसलमान कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता है, न है। हम ये जाहिर करना चाहते हैं कि हम अपने पैगंबर दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कभी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ताकि ये दुनिया को बावर हो सके कि हम उस कौम से, उस मसलक से, उस इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं जो दुनिया में शांति और अमन का पैगाम लाता है। लेकिन आज के जो यहूदी लॉबी है या अमेरिकन लॉबी जो मैं कहूँगा, दुनिया भर में मुसलमानों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये दहशतगर्द है, जैसे ये बिल्कुल सरासर गलत है और हम इसकी नफी करते हैं। जरूर। श्रीनगर के हवाई अड्डे से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर बडगाम जिले के मामत इलाके में डंपिंग साइट न सिर्फ यहां के लोगों के लिए एक परेशानी है बल्कि यह भी माना जाता है कि इससे श्रीनगर के हवाई अड्डे से उठने वाले जहाजों को भी खतरा हो सकता है। मामत बडगाम का ये डंपिंग साइट क्यों खतरे का मौजू बन सकता है, इस पर पेश है श्रीनगर से हमारे साथी सईद रूफ और सईद मंजूर की एक खास रिपोर्ट।
ये रास्ता बडगाम के नजदीकी इलाके मामत की तरफ जाता है और आप घबराइएगा नहीं, इस रास्ते पर कभी कभी इंसान भी चलते हैं, ताहम वही इंसान यहाँ से चलते हैं जो दिल वाले हों। बडगाम से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर गुंजान आबादी वाले इलाके मामत के पास बडगाम म्यूनिसिपैलिटी ने डंपिंग साइट बना रखी है और इस साइट के आसपास से गुजरने वाला हर शख्स को अपने दिल पर हाथ रखकर ही चलना पड़ता है, क्योंकि इस रास्ते पर इंसानों का कम, जानवरों का राज ज्यादा चलता है। अम खास कर हून वथान ोट बडगाम पे श्रीनगर पे सह अड़वते त्रावान सह आड़स वसान वापस बे हून वन कुछ जाए मर मुकुर गुड़ मर गुपन मर हून मर कह त मर सह वन त्रावान ये सानिस एरियास मज गए अम खतर डी सोबस तई गए अम कन ऑफिसरन गए अत गो कह गौर खोज अत बिजि पोशा खेवान क्या खेवान तो अत ग गौर खोजा योर कहें अत मामत साइडस मज यपर मोज बेन कूर वारिया मुश्किल ग पतमे लट मा पेपरस पोर्मुत बिहर खोक अति सह खो कंप्लीट कोरुक सह जख्मी तो पत मूद सह जुदा गि तम पे गो ना पे गौर खोज कहीं ओतर खेक लड़ीज तमिस वन पेवान हस्पताल वसन इंजेक्शन करने। इस डंपिंग साइट पर शहर का कचरा जमा किया जाता है और कचरे पर कौन रहता है ये सब जानते हैं, और जो ये जानते हैं कि शहर पर किसका कब्जा है वो इस शाहरा पर चलने की कभी हिम्मत भी नहीं करते। हाँ, कभी कभी अगर कोई गलती से इस तरफ आ निकला तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसी पर आयद हो ही नहीं सकती है। अत वपदान अत मेव वसान स्टाबर करान वह करान कि ोनमुत त्रित हून और क्या करान वन और गसान कह कुल कह सह खालित जीन खारे वंद खतर सह हेकान खालित कहें यम वजूहत गसान जमीनस यह ोनमुत त्रित। बडगाम की म्यूनिसिपैलिटी 1985 में वजूद में आई है और न तब कायदे और कानून पर नजर रखी गई और न ही अब किसी कायदे को खातिर में लिया जाता है, और ओहदेदार भी मान रहे हैं कि कहीं कोई चूक हुई है। जैसा कि होना चाहिए था डंपिंग ग्राउंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रूल्स के तहत, वो नहीं होने पाया। वजह क्या था मैं नहीं जाऊंगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता म्यूनिसिपल कमेटी ने 3 कनाल जमीन मामत में एक्वायर किए, जो आप जानते हैं मामत बिल्कुल बडगाम टाउन का नजदीक पड़ता है। मैं खुद 5-6 बार, मेरी यहाँ 8-9 महीने हो गए, 5-6 बार इस डंपिंग ग्राउंड पर गया। मैंने देखा कि लोगों को तकलीफ ही होता है। पिछले बार भी, पिछले 3-4 मीटिंगों में एसी साहब ने, डीसी साहब ने, एडिशनल डीसी साहब ने बिल्कुल इसमें ये पेशरफ्त की है कि कहीं न कहीं हम इसके लिए बड़ी एक पैच ऑफ लैंड आइडेंटिफाई करके इसको शिफ्ट करेंगे। श्रीनगर के हवाई अड्डे से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया डंपिंग साइट आम लोगों के लिए परेशान कुन तो हो सकता है, वहीं शहर श्रीनगर के हवाई अड्डे से उड़ने वाले जहाज भी इस डंपिंग साइट के निशाने पर आ सकते हैं, और इसका इलाज कब होगा, कैसे होगा, ये भी सवाल है। श्रीनगर से सईद मंजूर और सईद रूफ के साथ सनम एजाज, जेके चैनल, दिल्ली। यौम जमहूरिया की तकरीबात के सिलसिले में जहां मुल्क भर में फुल ड्रेस रिहर्सल के परेड का सिलसिला जारी है, वहीं कश्मीर वादी में भी जिला हेडक्वार्टरों पर फुल ड्रेस रिहर्सल का एहतमाम किया जा रहा है। वादी में 26 जनवरी की तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्कद होगी और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने कल फुल ड्रेस रिहर्सल परेड पर यहां सलामी भी ली। परेड में जहां जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, ITBP के जवानों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया, वहीं स्कूली बच्चों ने इस मार्च पास्ट में हिस्सा भी लिया और रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए। श्रीनगर की फुल ड्रेस रिहर्सल पर IGP कश्मीर अब्दुल गनी मीर भी मौजूद थे और उन्होंने सिक्योरिटी सूरत पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है और किसी भी इम्कानी सूरत से निपटने के लिए फोर्सेस पूरी तरह तैयार हैं। में हर साल की तरह इस साल भी हमने सिक्योरिटी के अच्छे खासे इंतजाम किए गए हैं। आपने देखा, चारों तरफ देखा, यहाँ जो फंक्शन होगी बख्शी स्टेडियम में मेन फंक्शन होगी कश्मीर जोन में, उसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में फंक्शन होगी, कुछ सब डिविजन्स में भी फंक्शन होगी। हर जगह सिक्योरिटी के अच्छे खासे इंतजाम किए गए। पिछले इतने दिन से आप देख रहे हैं कि चेकिंग बाकी इस तरह के जितने भी वो बढ़े हुए हैं और इंशाल्लाह सब कुछ ठीक ठाक गुजरेगा। मैं आपको ये बताऊं कि मैं आपको एश्योर कर देता हूं कि सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत अच्छे किए गए हैं और हर चीज का हम ख्याल रख रहे हैं। थैंक यू।
26 जनवरी पर कश्मीर में सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम, लेकिन अभी आपको बताता चलूं कि उर्दू बुलेटिन के अभी तक की बुलेटिन का वक्त इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। आप रखिएगा तब तक ख्याल। आपको बताता चलूं कि जेके चैनल पर की लाइव नशरियात में आप उर्दू बुलेटिन देखते रहते हैं, और ये सुबह 9:30 बजे और उसके साथ साथ शाम 7:30 बजे, रात 10:30 बजे, रात 8 बजे, रात 9:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे भी नशर किया जाता है। तो आप जुड़े रहिएगा जेके चैनल के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।